in continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry. In this video, we are going to study about ferric chloride water system. फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम को सर्वप्रथम 1892 में रूस बोम ने बताया। इसके अनुसार इसमें 4 स्थायी प्रावस्था ठोस डो डेकाहाइड्रेट FeCl Fe2Cl6.12H2O, हेप्टाहाइड्रेट Fe2Cl6 7H2O, पेंटाहाइड्रेट Fe2Cl6.5H2O व टेट्राहाइड्रेट Fe2Cl6.4H2O बनते हैं। इसके अलावा एक ठोस प्रावस्था अजलीय यानी एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड व द्रव प्रावस्था विलयन Fe2Cl6 प्लस XH2O पाई जाती है। प्रत्येक प्रावस्था का संगठन 2 घटक Fe2Cl6 व H2O है, अतः यह द्वय घटक तंत्र है। इसमें हाइड्रेट बनता है एवं उसके गलन ताप को सर्वांग समान गलन ताप यानी कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर ठोस हाइड्रेट व द्रव हाइड्रेट में एक साथ संगठन होता है। अब अगर हम बात करें इसके डिफरेंट पॉइंट्स की, तो ये जो हमारा इसका आरेख है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कंपोजिशन का एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर का एक्सिस है। इसमें जो पॉइंट ए है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इस पर बर्फ और जो द्रव अवस्था है पानी की वह साम्यावस्था में रहते हैं। और इसमें जो Fe2Cl4 के मोल प्रति होते हैं 100 मोल जल में वो 0 होते हैं, यानी इसमें सिर्फ पानी और सिर्फ वाटर ही होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बी। जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर यह गलन क्रांतिक बिंदु है। बी पॉइंट -55 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस बी पॉइंट पर बर्फ और Fe2Cl6 2 डेकाहाइड्रेट साम्यावस्था में होते हैं। और अगर हम Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में देखें तो इसमें 2.75 Fe2Cl के मोल होते हैं। अगर हम बिंदु सी देखें तो ये जो बिंदु सी है वह कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, और इसमें Fe2Cl6 12H2O सॉलिड और द्रव अवस्था में होता है, साम्यावस्था में। और इसमें Fe2Cl6 के जो मोल प्रति 100 मोल होते हैं वो 8.33 होते हैं। अब हम गलन जो क्रांतिक बिंदु डी है इस डी पर आते हैं। तो जो डी पॉइंट है इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें जो प्रावस्थाएं होती हैं इसमें Fe2Cl6 2 डेकाहाइड्रेट और Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट दोनों साम्यावस्था में होती है और ये 2 घटक का तंत्र है, तंत्र है। और इसमें Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में देखें तो 12.5 है। अब हम आते हैं सर्वांग सम गलन ताप E। ताप E देखें तो ये गलन क्रांतिक बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। E की बात करें हम, Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट है इसमें, और इस पॉइंट पर E पॉइंट पर Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट सॉलिड और Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट जो सॉल्यूशन है दोनों का संगठन एक सा है, दोनों साम्यावस्था में है और ये एक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। और इसमें अगर हम देखें Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में तो वो आता है 14.25। अब हम गलन क्रांतिक पॉइंट F की बात करें तो ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इस पॉइंट पर दैट इज F पॉइंट पर Fe2Cl6 7H2O दैट इज Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट और Fe2Cl6 पेंटाहाइड्रेट साम्यावस्था में होते हैं। और अगर Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में बात करें तो ये है 15.12। फिर हमारा पॉइंट है G, जो कि वापस एक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये 56.0 पर है और इस पर Fe2Cl6 7H2O दैट इज Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट सॉलिड और Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेट का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें द्रव और ठोस दोनों का जो संगठन है वो आइडेंटिकल है, इसलिए ये एक घटक तंत्र है। और जो गलन क्रांतिक बिंदु H है, हम इसकी बात करें, यूटिक टैक्टिव पॉइंट जो H है, यह टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पर दैट इज बिंदु H पर
Fe2Cl6 पेंटाहाइड्रेट और Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट, ये दोनों ठोस अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में, तो ये 20.0 है ताप G पर, बिंदु G और बिंदु H पर, दोनों पर ये जो Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल है वो 20 ही है। वापस से हम देखते हैं हमारे पास I पर ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट आता है जो कि 73.5 है, और इस कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट I पर Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट सॉलिड और Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट जो द्रव का है संगठन आइडेंटिकल होता है, इसलिए इसको हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और ये एक घटक तंत्र होता है। जबकि J पर अगर हम गलन क्रांतिक बिंदु की बात करें तो ये 66.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और इस J पर जो अवस्था है साम्यावस्था में है वो है Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट और Fe2Cl6 एनहाइड्रस। और इसमें अगर हम Fe2Cl6 के मोल प्रति 100 मोल जल में बात करें तो आता है 30.0। जो चारों ठोस हाइड्रेट हैं जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज C, E, G और I, ये जो चारों कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हैं C 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, E 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, G 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा I 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बिंदु A की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हिमांक बिंदु है। इसमें थोड़ी सी मात्रा Fe2Cl6 की मिलाने पर फेरिक क्लोराइड व जल का मिलन प्राप्त होता है। वह जल का हिमांक वक्र A से B की तरफ कम होता है। तो वक्र A से B की तरफ कम होता है। इस वक्र को AB का दैट इज इस वक्र AB को बर्फ का गलन वक्र कहते हैं या फ्यूजन कर्व कहते हैं, तथा यह एक चर है, और जो AB कर्व है उस पर जो कोई सा भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पर जो सिस्टम होता है वो बाईफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। किंतु B की अगर हम बात करें तो बिंदु B पर हमें एक नई ठोस प्रावस्था 2 डेकाहाइड्रेट अलग होती जाती है। अतः B जो -55 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर 3 प्रावस्थाएं बर्फ, ठोस फेरिक क्लोराइड 2 डेकाहाइड्रेट तथा विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। इसे यूटैक्टिक पॉइंट या क्रियाहाइड्रिक पॉइंट कहते हैं। चूंकि ये द्विघटक तंत्र है और ये 3 फेज साम्यावस्था में है, तो यह इस पर जो फ्रीडम ऑफ डिग्री आती है वो 0 आती है, अतः ये नॉन वेरिएंट ट्राइफेज पॉइंट है। इस तंत्र में उस बिंदु पर सबसे कम ताप -55 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, और अधिक ताप बढ़ाने पर विलयन का संगठन जो कर्व है BCD के सारे परिवर्तित होता है। अतः कर्व BCD ठोस Fe2Cl6 2 डेकाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व है। वह बिंदु C ठोस Fe2Cl6 2 डेकाहाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट है। कर्व CB व CD वास्तव में क्रमशः जल व फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर 2 डेकाहाइड्रेट के कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में कमी को प्रदर्शित करता है। बिंदु D 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस हेप्टाहाइड्रेट Fe2Cl6 7H2O अलग होता है, वह तंत्र अचर होता है। अतः D दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु है। वह इस बिंदु D पर ठोस 2 डेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट व विलयन 3 प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। इसी प्रकार बिंदु F जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पॉइंट H जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पॉइंट J जो 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये क्रमशः तीसरा, चौथा व पांचवा गलन क्रांतिक बिंदु शो करते हैं। वह प्रत्येक बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं क्रमशः हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट तथा विलयन F बिंदु पर, पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट तथा विलयन H बिंदु पर, और टेट्राहाइड्रेट अजलीय दैट इज एनहाइड्रस Fe2Cl6 तथा विलयन J पॉइंट पर साम्यावस्था में रहते हैं। एनहाइड्रस Fe2Cl6 बिंदु J के ऊपर उपस्थित रहता है। प्रत्येक गलन क्रांतिक बिंदु पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वह 0 होती है। अब हम जिस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं वह सिस्टम है कॉपर सल्फेट जल वाष्प तंत्र, यानी कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम। 2 घटक तंत्र जिसमें ठोस व गैस 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में उपस्थित रहती हैं। इसका उदाहरण हाइड्रेट्स है, विशेष रूप से कॉपर हाइड्रेट्स। इसमें 2 घटक कॉपर सल्फेट व जल आपस में क्रिया करके एक से अधिक हाइड्रेट्स बनाते हैं। कॉपर सल्फेट वाटर तंत्र में 4 ठोस प्रावस्थाएं होती हैं: कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट तथा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट।
इस तंत्र का जो प्रावस्था आरेख है वो इस चित्र में दर्शाया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने कंपोजिशन लिया है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है और जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने फिक्स कर दिया है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर 100% कॉपर सल्फेट है और जो राइट हैंड कॉर्नर है इस पर 5H2O है। जो बिंदु O है, बिंदु O शुष्क कॉपर सल्फेट को दर्शाता है जिसका वाष्प दाब बहुत ही कम होता है। इस निम्न दाब पर कॉपर सल्फेट व जल आपस में कोई क्रिया नहीं करते, अतः दो प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। अतः स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वह एक होती है क्योंकि बाईफेज है, अतः ये यूनिवेरिएंट है। जब कॉपर सल्फेट में जल वाष्प मिलाई जाती है तो वाष्प दाब OA कर्व के अनुसार बढ़ता है। वह लवण शुष्क ही रहता है, लेकिन दाब 4.5 मिलीमीटर मरकरी पर या बिंदु A पर शुष्क कॉपर सल्फेट जल को अवशोषित करता है, वह मोनोहाइड्रेट बनाता है। अतः रेखा AB के सहारे तीन प्रावस्थाएं ठोस कॉपर सल्फेट व ठोस कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट व जल वाष्प साम्य में रहती है। अतः तंत्र रेखा AB के सहारे अचर होता है, यानी ट्राइफेज व जीरो वेरिएंट होता है। रेखा BC पर दो प्रावस्थाएं कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट व वाष्प रहती है, अतः यह एक चर है। तो जो हमारा BC है कर्व, इस BC पर कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट व वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं, अतः इस कर्व पर जो पॉइंट्स होते हैं वह बाईफेज होते हैं और यूनिवेरिएंट होते हैं। अब इसमें अभी हम और अधिक जल वाष्प मिलाते हैं तो वाष्प हमारा जो दाब है वो 30.9 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक बढ़ता है तथा इस दाब या बिंदु C पर जो कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट है वो कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट में बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसको हम C व D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे C और D में जो CD की फ्लैट रेखा है, यहाँ पर तीन प्रावस्थाएं उपस्थित हैं, अतः ये तंत्र भी अचर है, अर्थात वाष्प दाब स्थिर रहता है जब तक कि सारा का सारा कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट में नहीं बदल जाता है। इसके बाद जल वाष्प पर मिलाने पर दाब और बढ़ता है, किंतु बिंदु E पर वाष्प दाब 45.5 मिलीमीटर मरकरी पर जल वाष्प ग्रहण करके कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में बदल जाता है। इसको हम EF से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारी लाइन EF है इस पर भी तीन प्रावस्थाएं कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट, ठोस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट व जल वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं, अतः यह इस लाइन पर भी जो प्रत्येक पॉइंट होता है उस पर हमारा सिस्टम ट्राईफेज और जीरो वेरिएंट होता है। बिंदु F पर कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेट है उसमें बदलना पूरा हो जाता है, वह यहाँ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जल वाष्प के साम्य में रहता है। अतः रेखा जो FG है यह बाईफेज, मतलब जो रेखा FG है इस पर हर पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है वह बाईफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। That's all for today. Thank you.